आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की संरचना के बारे में जानने के लिए मैंने यह डायग्राम बनाया हुआ है। तो आइए इस डायग्राम के ज़रिए इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसका आकार इस तरीके से कैप्सूल नुमा होता है, मतलब ये अलग अलग आकार के हैं। ठीक है, कैप्सूल नुमा, कैप्सूल के समान आकृति, साथ ही साथ एक क्या बोलना चाहिए, कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जा रहा है, एक कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। तो ये जो कैप्सूल है ये ऐसे बैक्टीरिया में पाया जाता है जो कि क्या है, रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिन पर क्या बोलना चाहिए, कैप्सूल का आवरण होता है, उनमें क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में क्या है, कैप्सूल का आवरण नहीं है, तो उनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, या फिर उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, अगर उनको मारने के लिए किसी भी प्रकार का दवा का प्रयोग किया जाए तो क्या होता है कि वो आसानी से मर जाते हैं। कौन, जिसमें कैप्सूल का आवरण नहीं होता है। लेकिन जब तक हम क्या बोलना चाहिए, एक तरीके का कैप्सूल क्या होता है, एक बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि इसको बाह्य वातावरण से जो क्या बोलना चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे कि ताप हो गया, गर्मी हो, मतलब ताप हो गया, या फिर और भी कुछ जैसे वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं, उसके आधार पर वहाँ पर उसको सरवाइव करने के लिए असाधारण परिस्थिति में भी इसको क्या करता है, जिंदा रहने के लिए ये सहायता करता है, क्या, कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल का आवरण होता है ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड ये अधिकांश किससे, डेक्स्ट्रॉन है, डेक्स्ट्रिन और लेवॉन से, इनसे मिलकर बना होता है ये कैप्सूल का आवरण। ठीक है, कैप्सूल का आवरण आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से, ये बाहरी वाला स्तर है यहाँ से। ठीक है, अगला ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम लोग देखते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। तो कैप्सूल के नीचे ही जो स्तरीय कैप्सूल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के बीच में, दोनों के बीच में पाया जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर और कैप्सूल के नीचे सेल वॉल पाया जाता है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, सेल्यूलोज। साथ ही साथ ये किससे बने होते हैं, इसके अलावा भी पॉलीसैकेराइड है, एमिनो एसिड है, लिपिड है, इन सभी का जो मिश्रण है एक साथ बनाता है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या बनाता है, पेप्टिडोग्लाइकन। इसलिए हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही बनता है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, यानी कि जो मोटाई है किसकी, सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की जो मोटाई होती है वो है 50 से 100 एंगस्ट्रॉम, इसकी मोटाई होती है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं फंक्शन कि सेल वॉल का क्या कार्य होता है। तो यह भी क्या करता है, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का कार्य करता है। किसकी सुरक्षा करता है, ये जो इसके अंदर पाए जाने वाले क्या है, जो पदार्थ है उनकी सुरक्षा करता है बाहरी आघातों से, इस तरीके से बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब ये लेयर क्यों होते हैं, सुरक्षा के लिए ही। ठीक है, कैप्सूल क्या कर रहा है, जो बाहर के क्या बोलना चाहिए, जैसे दवाई का छिड़काव, जो एंटीबॉडी या फिर जो इसमें क्या प्रतिरोध क्षमता होती है, जो कि इससे बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखता है। कैप्सूल के बाद क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल ये अंदर की चीज़ों को सुरक्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक क्या है, सपोर्ट भी देता है। सपोर्ट यानी कि ये क्या कर रहा है, किसमें सहायक होता है, इसको ये आधार दे रहा है। ठीक है, इसको बोल सकते हो कि एक शेप। ठीक है, सपोर्ट यानी कि ये एक निश्चित आकार देता है अपने ज़रिए। ठीक है, एक लेयर है, इसी लेयर के ज़रिए ये क्या करता है, बैक्टीरिया को आकार देता है, एक सपोर्ट देता है, उसको सहारा देता है। ठीक है, जिससे हर चीज़ सही जगह पर क्या है, व्यवस्थित रहे। जैसे अमीबा में क्या है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसी कारण उसका क्या है, आकृति अनिश्चित होती है। लेकिन जिनमें सेल वॉल पाया जाता है उनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है।
अब अगला हम लोग देख लेते हैं, 3rd नंबर में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को आप लोग देख रहे हो इस तरीके से, ये क्या है, ये वाला पोर्शन था सेल वॉल। तो सेल वॉल के जस्ट नीचे ये जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर के अंदर वाला लेयर, ये कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ये दोनों मिलकर, लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, क्या बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो ये लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, इससे उंगलीनुमा प्रवर्धक निकले होते हैं। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, ये उंगलीनुमा प्रवर्धक निकले होते हैं। इसको बोला जाता है मीजोजोम। क्या बोला जाता है, मीजोजोम। मीजोजोम का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का, यानी श्वसन का। ठीक है, क्या होता है, श्वसन का कार्य होता है मीजोजोम का। ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, मीजोजोम का कार्य क्या होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, श्वसन। अब देख लेते हैं, चलिए साथ ही साथ हम लोग मीजोजोम को इस तरीके से, मीजोजोम है, मीजोजोम किसकी तरफ फंक्शन करता है, जो यू बैक्टीरिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उसकी तरह फंक्शन करता है कौन, मीजोजोम। यानी कि यू जो बैक्टीरिया, सॉरी यू बैक्टीरिया नहीं, यू कैरियोटिक। ठीक है, जो यू कैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, श्वसन का, रेस्पिरेशन का। तो उसी तरह इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो उसकी जगह पर जो मीजोजोम होता है यह श्वसन का कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट है, 3rd हो गया। 4th में देखते हैं, 4th में दिया हुआ है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, एक इसके अंदर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको चारों ओर से घेरे रहता है, उसके अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या घुले रहते हैं, जैसे कि लवण हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, अमीनो अम्ल है, कोएंजाइम है, ये सब क्या है, पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, राइबोसोम है ना। राइबोसोम यहाँ पर आप लोग देखोगे, पहला क्या दिया, फ्री राइबोसोम, और नेक्स्ट में दिया है पॉली राइबोसोम। फ्री राइबोसोम किसे कहेंगे, यहाँ पर राइबोसोम कौन से टाइप का है, 70S। ठीक है, 70S टाइप का राइबोसोम है। फ्री राइबोसोम इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये फ्री है। ठीक है, ये एक्चुअल क्या बोलना चाहिए, राइबोसोम है। लेकिन जब यही राइबोसोम क्या है, प्रोटीन निर्माण की क्रिया में किससे जुड़ जाते हैं, mRNA से। ये क्या है, mRNA, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये mRNA, मैसेंजर RNA जिसको बोला जाता है। क्या है, मैसेंजर, मैसेज जो करते हो ना आप लोग, मैसेज, तो इसका मैसेंजर RNA का फंक्शन भी वही होता है। ये DNA के मैसेज को पहुंचाता है कहाँ, साइटोप्लाज्म तक, साइटोप्लाज्म तक। किस लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए। ठीक है, कि अब प्रोटीन निर्माण करना है, इस तरीके से उस क्रिया में ये मैसेंजर RNA भाग लेता है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, ये रस्सीनुमा आकृति, यही इसका क्या है, mRNA। और mRNA से जब यही राइबोसोम इस तरीके से जुड़ जाते हैं तो इसको बोला जाता है पॉली राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री ना, मतलब राइबोसोम में ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, इसके साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म में है, ये सारे तो क्या क्या उपस्थित रहते हैं ये हमने देख लिया, लेकिन इसमें क्या अनुपस्थित रहते हैं, बाकी जो कोशिकांग होते हैं, बाकी कोशिकांग यानी कि यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सभी क्या रहते हैं, इनमें अब्सेंट रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, 5th में न्यूक्लियोइड, यानी कि केंद्रकाभ या फिर प्रारंभिक नाभिक जिसको बोला जाता है। न्यूक्लियोइड किसको बोला जाता है, प्रारंभिक प्रकार का नाभिक या फिर न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि ये क्या है, फुली डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। क्यों,
क्योंकि आप लोग देख रहे हो इस तरीके से इसका डीएनए क्या है, साइटोप्लाज्म में इस तरीके से एक वलयाकार द्विसूत्री जो कि वलयाकार है, वलय के रूप में है, और साथ ही साथ डीएनए क्या होता है, डीएनए द्विसूत्री होता है, डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका देखे होंगे। ठीक है, 2 स्ट्रैंड है, 1 2, इस तरीके से 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है ना, इसीलिए इसको क्या बोलता है, द्विसूत्री बोला जाता है। तो जो द्विसूत्री डीएनए होता है इस तरीके से साइटोप्लाज्म में ये बिखरा रहता है। डीएनए के मतलब इसमें ये जो न्यूक्लियोइड होता है इसको न्यूक्लियोइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, प्रारंभिक टाइप का है, और ना ही इसमें केंद्रिका होता है और ना ही इसके चारों ओर केंद्रिकीय झिल्ली पाया जाता है। इस कारण से इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ना कि न्यूक्लियस। ठीक, अगला पॉइंट है 6 में हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड। तो डीएनए की तरह ही एक और क्या है, द्विसूत्री संरचना और वलयाकार आकृति इस तरीके से यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, यह भी डीएनए के समान ही एक स्मॉल सेगमेंट बोल सकते हो, बहुत ही छोटा सा पीस जो कि डीएनए के समान ही गुण रखता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मिड, जो कि किसमें सहायक होता है, ये मतलब ये क्या करता है, डीएनए का जो क्या बोलना चाहिए, जैसे कि आनुवांशिक पुनर्संयोजन जिसको बोला जाता है, आनुवांशिक पुनर्संयोजन। चलिए इसका मैं छोटा सा बता दे रही हूँ कि क्या होता है ये प्लाज्मिड। ये एक वाहक का कार्य करता है। वाहक यानी आप लोग समझते होंगे किस तरीके से वाहक, यानी कि जैसे वैक्सीन तैयार करना है। ठीक है, चलिए इसको अभी मैं बता दूँगी एक और। अभी आप लोग इतना जानिए कि प्लाज्मिड इस तरीके से डीएनए के अलावा भी एक द्विसूत्री डीएनए के समान संरचना ही पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। इसका फंक्शन क्या है, वाहक का कार्य होता है। किसमें, आनुवांशिक पुनर्संयोजन में, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इसका उपयोग किया जाता है वाहक के रूप में। ठीक है, अगला 7th पॉइंट है इसका फ्लैजिलम या फिर फ्लैजिला, कसाभिका जिसको बोलते हैं। तो कसाभिका का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रचलन में सहायक होता है, गति में। ये बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा, इसी फ्लैजिला की सहायता से। इसकी जो मोटाई होती है, और इसकी मोटाई अगर देखा जाए तो इस 15 से 20 mm का होता है, और लंबाई 20 μm तक ये होता है। अगला हम लोग देखते हैं इस तरीके से, इतना तो ये कंप्लीट हो गया, और क्या क्या बच गया उसको देखते हैं। इसमें बच गया यहाँ पर लॉन्ग पीली। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसके बॉडी के चारों ओर, कैप्सूल के चारों आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से कुछ छोटी और कुछ बड़ी और कुछ छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें से जो बड़ी और लंबी इस तरीके से ट्यूब लाइक तंतुनुमा आकृति है, इसको बोला जाता है पिली। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पिली। इनकी संख्या लगभग एक बैक्टीरिया में 300 से 400 तक हो सकती है, पिली और फिम्ब्री। लॉन्ग जो है इनको बोला जाता है पिली, और जो ये शॉर्ट में है इनको बोला जाता है फिम्ब्री। इन दोनों की संख्या एक बैक्टीरिया में 300 से 400 तक हो सकती है। साथ ही साथ आइए इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो ये जो पिली होते हैं ये पिलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, और इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। पिली का जो फंक्शन होता है ये लैंगिक प्रजनन में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या है, लैंगिक प्रजनन में सहायक होता है, जो कि एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला है फिम्ब्री। इसका फंक्शन जो होता है ये क्या होते हैं, क्या बोलना चाहिए, ये कड़े होते हैं, बाल नुमा तंतु के समान आकृति होते हैं। इनका जो फंक्शन है वो किसी ठोस सतह या फिर चट्टानों से या फिर किसी भी पोषक कोशिका से क्या है जिससे वो भोजन प्राप्त कर सकें, उससे जुड़ने में ये सहायता करते हैं, यानी कि चिपकने में। ठीक है, किसी भी चट्टान से चिपकने में, किसी भी पोषक जो सेल है उससे चिपकने में ये सहायक होते हैं। तो इस तरीके से एक क्या बोलना चाहिए, बैक्टीरिया का ये डायग्राम हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। अगर इसमें से कुछ भी समझ ना आए तो मुझे फिर से आप मैसेज कर सकते हैं। एक और बच गया है रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन यही इस तरीके से ये जो ये वाला भाग है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो लगा हुआ है उसको बोलता है रेस्पिरेटरी चेन, जो कि ये भी किससे जुड़ा हुआ है, इसी मीजोसोम से। ठीक है, रेस्पिरेटरी चेन यानी कि ये किस में हेल्प कर रहा है, श्वसन में ही सहायक है। ठीक।